बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो बीएससी फाइनल ईयर सेमेस्टर 6 के लिए है, जिसमें दोस्तों आज हम जूलॉजी पेपर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का है, जो कि बिहाली में आयोजित हुआ है। ऐसे विद्यार्थी जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे, और जिन भी स्टूडेंट का इस सत्र का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होना है, ओएमआर सीट पर होना है, उन सब के लिए भी ये क्लास खासकर महत्वपूर्ण होगी। चाहे आप डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हों, कानपुर विश्वविद्यालय से हों, एमजेपीआरयू विश्वविद्यालय से हों, या आप राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हों, आगरा विश्वविद्यालय से हों, माँ सुकामरा विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हों, या आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से हों, सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। और इस क्वेश्चन पेपर में दोस्तों 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव प्रकार के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और लगभग आप सबके एग्जाम में यहाँ पर 50+ क्वेश्चंस रिपीट होने की संभावनाएं हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज नॉट यूज बाय द स्टैनली मिलर इन हिज एक्सपेरिमेंट। स्टैनली मिलर ने अपने प्रयोग में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन था CH4, तो इसका उपयोग किया था। CNH3 और H2 का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रयोग इन्होंने नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि राइबोजाइम की खोज ने जीवन की उत्पत्ति के संबंध में किस परिकल्पना का प्रमाण प्रदान किया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे RNA वर्ड परिकल्पना। ठीक है, RNA वर्ड हाइपोथेसिस, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलें, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज द प्रपोज्ड बाय। जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो याद रखेंगे कि ओपरिन के द्वारा जीवन की उत्पत्ति का जो सिद्धांत था वो प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा? ओपरिन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लैमार्कवाद का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता था। लैमार्किज्म इज आल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा अर्जित लक्षण का वंशानुगत, इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ओके, ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका सही उत्तर है। अर्जित लक्षण की वंशानुगति को लैमार्कवाद सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लैमार्क के विकासवाद के सिद्धांत की निम्नलिखित में से किस कमी के कारण आलोचना की गई थी। लैमार्क्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज द कैरेक्टराइज्ड बाय द लैकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है ए मैकेनिज्म फॉर हाउ ट्रांजिट आर द इनहेरिटेड। लक्षण कैसे विरासत में मिलते हैं, लक्षण कैसे विरासत में मिलते हैं, इनके एक एक मंत्र। ठीक है, ये है लैमार्क के विकासवाद के सिद्धांत की अवधारणा, जो इसकी कमी थी और इसकी आलोचना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है कि किस प्रकार के चयन में वह प्रक्रिया शामिल होती है जहां जीव अपने पर्यावरण के लिए बेहतर रूप से अनुकूल होते हैं, जिनके जीवित रहने और प्रजनन करने की अधिक संभावना होती है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे नेचुरल सिलेक्शन। क्या हो जाएगा? नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन आपका राइट आंसर है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है कि लैमार्क ने प्रस्तावित किया कि शरीर के उन हिस्सों का क्या होता है जिनका उपयोग किसी जीव द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, जो लैमार्क ने बताया कि शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा है जिसका उपयोग अगर जीव द्वारा नहीं किया जाता है तो वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं, और अंततः वो धीरे धीरे क्या होते हैं, अनुवांशिक तौर से गायब होने लगते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा मनुष्य वांछनीय गुणों वाले जीवों का चयन करता है। तो चलिए इसको क्या कहते हैं भैया, इसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। क्या कहा जाता है? कृत्रिम, हिंदी में कहा जाएगा कृत्रिम चयन, इंग्लिश में आर्टिफिशियल सिलेक्शन। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच ह्यूमंस सेलेक्टिवली ब्रीदिंग ऑर्गेनिज्म विथ द डिसेबल ट्रीट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। याद रखेंगे कृत्रिम चयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि
प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का डार्विन का सिद्धांत उनके किस कार्य में प्रस्तुत किया गया था? तो ये दोस्तों किसके लिए प्रस्तुत किया गया था? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लिए किया गया था, यानी प्रजातियों की उत्पत्ति पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि प्राकृतिक चयन द्वारा जो विकास का डार्विन का सिद्धांत था उनके प्रजातियों की उत्पत्ति के कार्य के लिए प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर है। चलें, अगला क्वेश्चन था 10 नंबर, जिसमें पूछा गया कि लक्षण के संदर्भ में यौन चयन किस पर केंद्रित है? तो ध्यान रखेंगे ये केंद्रित है वह लक्षण जो किसी जीव के जीवन काल के दौरान प्राप्त होते हैं, ट्रांजिट दैट द एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ऑर्गेनिज्म लाइफ टाइम। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन इसमें था कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विकास के आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत में माना जाने वाला कारक नहीं है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक्वायर्ड ट्रांजिट यानी जिसे कहते हैं अर्जित लक्षण, क्या कहा जाता है? अर्जित लक्षण आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही उत्तर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न था कि विकास के आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत को इस नाम से भी जाना जाता था। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि विकास के आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत को डार्विनवाद के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें पूछा गया है कि जनसंख्या में आनुवांशिक भिन्नता मुख्य निम्नलिखित कारणों से होती है। तो आप ध्यान रखेंगे उत्परिवर्तन और आनुवांशिक पुनर्संयोजन, म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकम्बिनेट। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि जब दो प्रजातियां एक दूसरे में विकासवादी परिवर्तन लाती हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको हम क्या कहते हैं? कोएवोल्यूशन कहते हैं, जिसको सह विकास हिंदी में क्या कहा जाता है? सह विकास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर है। ध्यान रखेंगे कि जब दो प्रजातियां एक दूसरे के विकासवादी परिवर्तन लाती हैं तो उसको क्या कहते हैं? सह विकास, कोएवोल्यूशन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है 15 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा अपसारी विकास का उदाहरण है? तो अपसारी, इसमें क्या पूछा गया? अपसारी विकास का उदाहरण। तो अपसारी विकास का जो उदाहरण है उसको कहा जाता है सजातीय अंग, क्या कहा जाता है? होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जब भी आपसे पूछा जाए अपसारी विकास का उदाहरण तो सजातीय अंग ध्यान रखेंगे। जिन्होंने ऑप्शन सी टिक किया होगा उनका सही ऑप्शन सी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो एवोल्यूशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो माइक्रो एवोल्यूशन का जो सबसे अच्छा वर्णन करता है वो वर्णन करता है समय के साथ जनसंख्या के भीतर एलील्स की आवृत्ति में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट द डिस्क्राइब द माइक्रो एवोल्यूशन चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स विद द पॉपुलेशन ओवर टाइम। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही हो जाएगा? इसमें आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे क्या पूछा गया है? माइक्रो एवोल्यूशन का संबंध पूछा गया है कि किससे है? माइक्रो एवोल्यूशन इज द कंसल्टेड विथ, तो इनमें ध्यान रखेंगे चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसीज विद द पॉपुलेशन, जनसंख्या के भीतर एलील आवृत्तियों में परिवर्तन, ये माइक्रो एवोल्यूशन का संबंध दर्शाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। चले 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जिसमें पूछा गया था कि द हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन इज रिप्रेजेंट एज। तो हार्डी-वेनबर्ग का जो इक्वेशन उसको रिप्रेजेंट किया जाता है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका करेक्ट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास बल आकस्मिक घटनाओं के कारण एलील आवृत्तियों में यादृच्छिक परिवर्तन का परिणाम है। तो इसमें ध्यान रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपका जेनेटिक ड्रॉप, अनुवांशिक बहाव, ठीक है,
जेनेटिक ड्राफ्ट यानी हिंदी में इसे आनुवांशिक बहाव कहते हैं, यही अत्यधिक परिवर्तन का परिणाम है। डी वाला ऑप्शन इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्परिवर्तन पूछा गया है इसमें। व्हाट इज म्यूटेशन, उत्परिवर्तन क्या है? तो ध्यान रखेंगे डीएनए की आनुवांशिक सामग्री का परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। द चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए आर कॉल्ड म्यूटेशन। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हु वाज द फर्स्ट पर्सन प्रपोज द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो किया था ह्यूगो डी व्रीस ने। किसने किया था? ह्यूगो डी व्रीस, यानी ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विकास में उत्परिवर्तन का क्या महत्व है? तो विकास में उत्परिवर्तन का जो महत्व है वो है उत्परिवर्तन आनुवांशिक भिन्नता प्रदान करती है। ठीक है, यही इसमें सबसे महत्व है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डी वेनबर्ग संतुलन के लिए एक शर्त नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर द हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो इसमें व्यक्तियों का लगातार प्रवास ये इससे संबंधित नहीं है। बाकी बड़ी जनसंख्या का आकार, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा या आच्छादित निषेचन, ठीक है, ये तीनों इसके अंतर्गत हैं, लेकिन इसमें व्यक्तियों का लगातार प्रवास इनमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें है कि कौन सी प्रक्रिया नई प्रजातियों के निर्माण का वर्णन करती है? चलिए जल्दी से बताएंगे आप सब लोग। तो इसमें से आप ध्यान रखेंगे स्पेसिफिकेशन, जिसे कहते हैं विशिष्टता। विशिष्टता जो है ये नई प्रजातियों के निर्माण का वर्णन करती है, आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन 20 में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, जिसमें पूछा गया नेचुरल सिलेक्शन एक्ट ऑन, प्राकृतिक चयन किस पर कार्य करता है? तो जो प्राकृतिक चयन है वो करता है पॉपुलेशन पर, जनसंख्या पर वर्क करता है। किस पर वर्क करता है? पॉपुलेशन पर। नेचुरल सिलेक्शन एक्ट ऑन पॉपुलेशन, ऑप्शन 20 में राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि चमगादड़ और पक्षियों के पंख जिनकी संरचना अलग अलग होती है लेकिन उड़ान का उद्देश्य एक ही होता है, ये किसके उदाहरण हैं? ये सजातीय संरचनाएं हैं या फिर इनको क्या कहा जाता है, या अनुरूप संरचनाएं या अवशेषी संरचनाएं? तो ध्यान रखेंगे इसको एनालिसिस स्ट्रक्चर कहते हैं, अनुरूप संरचनाएं कहा जाता है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा गया औद्योगिक प्रदूषण के प्रतिक्रिया में पेपर्ड मत्स्य के रंग में परिवर्तन को निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? तो ये है अनुवांशिक उत्परिवर्तन, जेनेटिक म्यूटेशन। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समजातीय संरचना का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोजस स्ट्रक्चर? तो होमोलोजस स्ट्रक्चर है पक्षियों के पंख और कीट के पंख, द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, कीट। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो समजातीय जो है पक्षियों के पंख और कीट के पंख है, ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें पूछा गया है कि किस जीवाश्म को सरीसृप और पक्षियों के बीच जोड़ने वाली कड़ी माना जाता है? चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आर्कियोपेट्रिक्स जो है, आर्कियोपेट्रिक्स इसको क्या कहते हैं? इसको जीवाश्म और सरीसृप, जीवाश्म को सरीसृप और पक्षियों के बीच के जो जोड़ने वाली कड़ी होती है उसको क्या कहा जाता है? आर्कियोपेट्रिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में अवशोषी संरचना का उदाहरण है? तो मानव में जो अवशोषी संरचना का उदाहरण है उसको हार्ट कहते हैं, हृदय कहते हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा, उसको कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जीवाश्मों का वैज्ञानिक अध्ययन है, जो जीवाश्मों का वैज्ञानिक अध्ययन है उसको जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। ठीक है, पेलनो क्या कहते हैं? बॉटनी, पेलनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर
ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई जीव मर जाता है तो उसकी अधिक संभावना किस प्रक्रिया में होती है जिससे वह जीवाश्म हो जाए। तो सबसे ज़्यादा वो क्या होगा कि पर्यावरण के संपर्क में छोड़ दिया जाता है। जब उसको मिट्टी में लीन कर दिया जाता है तो सबसे ज़्यादा जीवाश्म बनने की संभावना जल्दी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें पूछा गया है कि किस प्रकार के जीवाश्मीकरण प्रक्रिया में किसी जीव के कार्बनिक पदार्थ की जगह लेने वाले खनिज शामिल होते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है पेट्रीफाइड जीवाश्म कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें पूछा गया है कि कोप्रोलाइट्स क्या है। क्रोप्रोलाइट्स क्या है, तो क्रोप्रोलाइट्स एक प्रकार का जीवाश्म मल होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या है, ये एक जीवाश्म मल है। ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें पूछा गया है कि कौन सी डेटिंग विधि खनिजों में रेडियोधर्मी आइसोटोप के क्षय का निर्भर करती है। तो इसमें ध्यान रखेंगे रेडियोमेट्रिक डेटिंग। रेडियोमेट्रिक डेटिंग जो है वो खनिजों के रेडियोधर्मी आइसोटोप के क्षय का निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोड़े का सबसे पहला ज्ञात जो पूर्वज कौन सा है, ये पूछा गया है, जो लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले जीवित था और एक छोटे कुत्ते जैसा दिखता था। तो उसको क्या कहते थे, उसको दोस्तों हम कहते थे इहोपस, जिसे हायराकोथोरियम कहते थे। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न रिपीट हुए हैं और इस बार के लिए एग्जाम में आएगा। ठीक है, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में तो पूछा ही गया है, अदर विश्वविद्यालय के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, जिसमें पूछा गया है कि विच साइंटिस्ट प्रपोज द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने जैविक प्रजाति की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था। तो इसमें ध्यान रखेंगे अंसर्ट मेयर ने यह अवधारणा रखी थी। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें पूछा गया है कि जैविक प्रजाति अवधारणा किस प्रकार के जीवों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट इज द पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर विच टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये सबसे ज़्यादा जो यूजफुल है वो किसके लिए है, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीव के लिए जैविक प्रजाति अवधारणा सबसे ज़्यादा उपयोगी है। डी ऑप्शन इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें है कि जब जनसंख्याओं को भौगोलिक बाधा द्वारा अलग किया जाता है तो कौन सा प्रकार का संवर्धन होता है। तो इनमें ध्यान रखेंगे एलोपैट्रिक प्रजातिकरण आपका सही उत्तर है। जब जनसंख्या को भौगोलिक बाधा द्वारा अलग किया जाता है तो एलोपैट्रिक प्रजातिकरण का संवर्धन होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें पूछा गया है कि एलोपैट्रिक प्रजाति को प्रेरित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। व्हाट इज द मेन फैक्टर ऑफ ड्राइव टू एलोपैट्रिक स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो इनमें आपको ध्यान रखना है भौगोलिक अलगाव, जियोग्राफिक आइसोलेशन इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। जब हम एलोट्रोपिक जात प्रजाति को प्रेरित करने वाले कारक की बात करेंगे तो भौगोलिक अलगाव इसमें आपका प्रमुख मुद्दा बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें पूछा गया है कि स्पेट्रिक प्रजातिकरण की एक विशिष्ट विशेषता है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्पेट्रिक स्पेसिफिकेशन। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से सभी लोग उत्तर कीजिएगा। तो जेनेटिक ड्राफ्ट, क्या ध्यान रखेंगे, जेनेटिक ड्राफ्ट यानी अनुवांशिक बहाव। ये जो है अनुवांशिक जो बहाव है वो स्पेट्रिक प्रजाति की एक विशिष्ट विशेषता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि किस प्रकार की प्रजातिकरण में एक ही औद्योगिक क्षेत्र में एक ही पैतृक जात से नई प्रजातियां विकसित होती है, उनको क्या कहा जाता है। तो उनको आप ध्यान रखेंगे कहा जाता है स्पेट्रिक प्रजातिकरण। क्या कहा जाता है, स्पेट्रिक प्रजातिकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43,
जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु शीतल प्रभाव पैदा करने की क्षमता के कारण बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की संभावित कारण है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल केस ऑफ मास एक्सटेंशन ड्यू टू इट्स एबिलिटी क्रिएट द न्यूक्लियर विंटर इफेक्ट। ध्यान रखेंगे क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण परमाणु शीतल प्रभाव पैदा करने की क्षमता बड़े कार्य पैमाने में विलुप्त होने की संभावना का प्रमुख कारण जो है वो है जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें है कि ऐसी घटना जो महासागरों में ऑक्सीजन के स्तर को कम कर देती है, जैसे कि बड़े पैमाने पर शैवाल का खिलना निम्न को जन्म दे सकता है। वैश्विक शीतलन या जैव विविधता वृद्धि, महासागरीय एनोरिक्स या फिर समुद्री जीव में वृद्धि। तो इनमें आप ध्यान रखेंगे कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का वो हो जाएगा महासागरीय एनोक्सिया। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें पूछा गया है कि वह घटना जिसके कारण लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर का अंत हुआ था वो क्या कहलाता है। तो डायनासोर का जो अंत हुआ था दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, उसको दोस्तों ध्यान रखेंगे इसमें कि कैटेशियम माफ कीजिएगा कैटेशियम पेलियोजीन विलुप्ति। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही उत्तर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, ध्यान रखेंगे इस बार के लिए खासकर इंपॉर्टेंट, सभी विश्वविद्यालय में आएगा ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 46 है कि वह अवधि जिससे उभयचर का युग कहा जाता है, इनमें से किस अवधि को उभयचर का युग कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कार्बोनिफेरस काल को क्या कहा जाता था, उभयचरों का युग कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है 47 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि जब एक शुक्राणु और एक अंडाणु असंगत होते हैं तो प्रजनन पृथक्करण कारक उत्पन्न हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, अस्थि अलगाव कहते हैं, पारिस्थितिकी अलगाव कहते हैं, या युग्मक अलगाव कहते हैं, या फिर व्यवहारिक अलगाव कहते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, इसको कहा जाता है क्या, गैमेट आइसोलेशन, युग्मक अलगाव। क्या कहा जाता है, युग्मक अलगाव इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें पूछा गया है कि मानव विकास का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर स्टडिंग ह्यूमन एवोल्यूशन। पहला है उत्खनन, समय डेटिंग, डीएनए अनुक्रमण निर्धारण या उपयुक्त सभी। तो इसमें से आपको ध्यान रखना है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों वो है आपका है डिटर्मिनिंग डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए अनुक्रमण निर्धारण आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें पूछा गया है कि किस प्रक्रिया में किसी जीव के विकास के दौरान रूप और संरचना में पूर्ण परिवर्तन शामिल होता है। तो पूर्ण परिवर्तन जो शामिल होता है वो रूपांतरण में होता है, मेटामॉर्फोसिस में होता है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे विकास तंत्र नहीं माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंसीडर्ड एज द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। तो इनमें से किसको नहीं माना जाता है, तो ध्यान रखेंगे अनुवांशिक युक्ति जिसे जेनेटिक ड्राफ्ट कहते हैं, जेनेटिक ड्राफ्ट को विकास तंत्र नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि पुरुषों में शुक्राणु जनन मुख्य रूप से कहाँ होता है। तो जो पुरुष में शुक्राणु जनन होता है तो वो मुख्य रूप से वृषण के स्पेनीफेरस नालिका में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की कोशिका प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का उत्पादन करने के लिए माइटोसिस से गुजरती है। तो ध्यान रखेंगे स्पर्मेटोगोनिया आपका करेक्ट उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें पूछा गया है कि पुरुष प्रजनन प्रणाली में जो टेस्टोस्टेरॉन के उत्पादन के लिए कौन सी कोशिका जिम्मेदार होती है। तो इनमें से जो कोशिका जिम्मेदार होती है दोस्तों उसको लीडिंग कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोडिंग कोशिका कहा जाता है, लीडिंग कोशिका। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में
स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? तो इसमें जो स्पर्मियोजेनेसिस है उसे कहा जाता है कि स्पर्म कोशिकाएं स्पेनिफेरस नालिका में छोड़ना। ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। रिलीज द स्पर्म सेल इनटू द स्पेनिफेरस ट्यूबल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि मनुष्यों में निषेचन आमतौर पर कहाँ होता है? तो जो मनुष्य में निषेचन होता है दोस्तों, वो आमतौर पर फेलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पर होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर है, करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, जिसमें पूछा गया है कि जब शुक्राणु अंडे में प्रवेश कर जाता है तो क्या बनता है? तो वो क्या बनता है? ध्यान रखेंगे, वो युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 57, जिसमें पूछा गया है कि युग्मनज में गुणसूत्रों के कितने सेट मौजूद होते हैं? तो 2 सेट मौजूद होते हैं। कितने सेट? 2 सेट याद रखेंगे। युग्मनज में जो गुणसूत्र के सेट हैं वो 2 सेट मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं में अंडा जनन मुख्य रूप से कहाँ होता है? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वो कहाँ पर होता है। इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ओवरी, जिसे कहा जाता है अंडाशय। ठीक है, महिलाओं में जो अंडा जनन है वो मुख्य रूप से ओवरी में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, जिसमें पूछा गया है कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है? तो उसको क्या कहते हैं? उसको ओवुलेशन कहते हैं, ओवुलेशन टाइम कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? ओवुलेशन। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, जिसमें पूछा गया है कि निषेचन के दौरान शुक्राणु के पैलेगेलम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शुक्राणु के निषेचन के दौरान जो शुक्राणु का पैलेगेलम का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है अंडे तक पहुंचने के लिए गतिशीलता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, जिसमें पूछा गया था कि प्रारंभिक विदलन के दौरान बनी कोशिकाओं को ठोस गेंद क्यों कहा जाता है? तो इसको ठोस गेंद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको मेरुला कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, जिसमें पूछा गया था कि समान आकार की कोशिका में किस प्रकार के विदलन का परिणाम होता है? तो ध्यान रखेंगे होलोब्लास्टिक क्लेवेज। ठीक है, होलोब्लास्टिक क्लेवेज का विदलन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें पूछा गया है कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान बनने वाली 3 प्राथमिक रोगाणु परतें कौन सी हैं? तो गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो बनने वाली 3 प्राथमिक रोगाणु परतें हैं उनको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीट होने वाला ये प्रश्न है। ठीक है, कम से कम 2 से 3 प्रश्न इस प्रकार के आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्टोडर्म के किन संरचना को जन्म देता है? जो एक्टोडर्म होता है वो किन संरचना को जन्म देता है? तो ध्यान रखेंगे पाचन तंत्र और श्वसन प्रणाली, पाचन तंत्र और श्वसन प्रणाली का जन्म देता है एक्टोडर्म। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें पूछा गया है कि भ्रमणीय प्रेरणा क्या है? भ्रमणीय प्रेरणा क्या है? तो इसमें ध्यान रखेंगे दोस्तों, द प्रोसेस बाई विच ऑफ ग्रुप ऑफ सेल इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ एडजस्ट सेल। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिका की एक समूह को अपने नज़दीकी कोशिका में विकास को प्रभावित करता है उसको भ्रमणीय प्रेरणा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि कोशिका विभेदन उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा कोशिकाएं क्या होती हैं? जिसके द्वारा कोशिकाएं विशेष कार्यों को संपादित करने के लिए विशिष्ट हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास में संलिंग पैथावे की भूमिका नहीं है? तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किस पैथावे की नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे हृदय गति को नियंत्रित करना, ये इनमें से सिग्नलिंग पैथावे की भूमिका नहीं है। बाकी अगर बात करें विशिष्ट जीन की सक्रियता
या जीन अभिव्यक्ति को रोकना या कोशिका विभेदन की नियंत्रित, तो ये तीनों से संबंधित है सिनलिंग से, लेकिन सिनलिंग पैथावे से, लेकिन हृदय गति को नियंत्रित करना ये सम्मिलित नहीं है। तो डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें है कि BMP4 प्रोटीन किस परिवार से संबंधित है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। वो ये संबंधित है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, जिसे TGF बीटा कहते हैं। क्या कहा जाता है? TGF बीटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विंट सिग्नलिंग पैथावे का एक प्रमुख घटक है। तो इनमें जो एक प्रमुख घटक है वो है दोस्तों कि फ्रिज रिसेप्टर्स और LRP5/6। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 जिसमें पूछा गया है कि इंडक्टिव सिग्नल पर प्रतिक्रिया देने के लिए कोशिका के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी फॉर सेल रिस्पॉन्ड द इंडक्टिव सिग्नल्स। तो इनमें आपको जो ज़रूरत है वो है प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, विशिष्ट रिसेप्टर्स की उपस्थिति। ओके, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं निम्नलिखित में से प्राप्त होती हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त होती हैं दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ये प्राप्त होती हैं ब्लास्टोसिस के इनर सेल मास से। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिम्बर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ओके, बी वाला ऑप्शन सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि भ्रूणीय स्टेम कोशिका की प्रभाषित विशेषता उनकी क्या कहलाती है। इसको कहा जाता है प्लूरिपोटेसी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 73 जिसमें पूछा गया था कि ब्लास्टोसिस की कौन सी संरचना अंततः प्लेसेंटा को जन्म देती है। तो प्लेसेंटा को जो जन्म देती है उसको कहा जाता है इनर सेल मास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनर सेल मास। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर जिसमें पूछा गया कि कौन सा हार्मोन अंडे के ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है ये है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे LH कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। बी ऑप्शन सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन है कि भ्रूण में मार्फोजेनेटिक मूवमेंट किस अवस्था में होता है। तो इसमें आपको उत्तर करना है, तो ध्यान रखेंगे मोरुला आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। भ्रूण में जो मार्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है वो मोरुला अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर जिसमें पूछा गया है कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान किस प्रक्रिया में सेल सीट का इनफोल्डिंग सम्मिलित होता है। तो ये जो सम्मिलित होता है इसको कहते हैं इनवाइजिनेशन। क्या कहते हैं? इनवाइजिनेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 के सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑर्गेनोजेनेसिस में शामिल जर्म लेयर नहीं है। तो इनमें जो शामिल जर्म लेयर नहीं है उसको कहते हैं हाइपोडर्म। क्या कहा जाता है? हाइपोडर्म में से सम्मिलित नहीं है। बाकी एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म ये ऑर्गेनोजेनेसिस में जर्म लेयर्स हैं, हाइपोडर्म नहीं है। डी वाला ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरित ल्यूरिपोटेट स्टेम सेल क्या हैं, ये कहाँ पर पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये केवल और केवल वयस्क कोशिका की भ्रूण स्टेम कोशिका की तरह व्यवहार करने के लिए पुनः प्रोग्राम किया गया। ओके, ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर होगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है कि तितली की लावर अवस्था को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द लावर स्टेज ऑफ द बटरफ्लाई कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कैटरपिलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैटरपिलर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव पूर्ण रूप से कायांतरित होता है।
तो ध्यान रखेंगे जो पूर्ण रूप से कायांतरित होता है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, उसको हम तितली कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बटरफ्लाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि कीटों में मोल्टिंग कौन से हार्मोन्स के कारण होता है। तो कीटों में जो मोल्टिंग की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको इग्डिसोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इग्डिसोन। ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र विकास के लिए किस जीन को मास्टर कंट्रोल जीन कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे PAX6 को क्या कहा जाता है, ये नेत्र विकास के लिए एक प्रकार का जीन है जो मास्टर कंट्रोल जीन के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है PAX6। ओके, ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग भ्रूण के विकास के दौरान ऑप्टिक वेसल्स से उत्पन्न होता है। तो ऑप्टिक वेसल से जो उत्पन्न होता है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, उसको हार्ट कहते हैं, हृदय कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, जिसमें है कि डिम्ब वर्ड एक संरचना है। डिम्ब वर्ड इज ए स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स अर्ली ऑफ वर्टिब्रेट्स लिम्स डेवलपमेंट ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन, यानी कि लिम्ब वर्ड एक संरचना है जो कशेरुकी लिम्ब विकास के आरंभ में किसके बीच परस्पर क्रिया करके बनती है। तो ये परस्पर क्रिया करके किससे बनती है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये बनती है कि यहाँ पर हो जाएगा एक्टोडर्म और मेसोडर्म और एंडोडर्म, माफ कीजिएगा एक्टोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन नहीं सही होगा क्योंकि यहाँ पर एंडोडर्म दिया गया है, एक्टोडर्म और मेसोडर्म इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 85, जिसमें पूछा गया है कि एपिकल एक्टोडर्म रिज, जिसे AER कहते हैं, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है, यहाँ पर दिया गया है प्रॉक्सिमल डिस्टल पेंटिंग ऑफ लिम्स। ओके, ऑप्शन नंबर डी में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, रिपीट होगा 100%। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, जिसमें पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन उभयचर के कायांतरण को आरंभ और नियंत्रित करता है। तो इनमें से दोस्तों जो नियंत्रित करता है उसको क्या कहा जाता है, थायरोक्सिन, जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं, थायराइड हार्मोन्स कहते हैं, इसी को थायरोक्सिन कहते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो उभयचर के कायांतरण को क्या करता है, आरंभ और नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, जिसमें पूछा गया है कि अधिकांश मेढक और टोड किस प्रकार का कायांतरण प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो कायांतरण प्रदर्शित करते हैं उसको कहा जाता है प्रीमेटामॉर्फिक कार्यांतरण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियोटनी किसको संदर्भित करती है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नियोटनी जो संदर्भित करती है वो वयस्क शरीर में लार्वा या भ्रूण के लक्षणों का प्रतिधारण करती है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 89, जिसमें पूछा गया है कि कायापटल का वह प्रकार जहां कीट 4 चरणों से गुजरता है, पहला अंडा, लार्वा या प्यूपा और वयस्क, उसे क्या कहा जाता है। तो इसको हम कहते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको कार्पोरा अलाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पोरा अलाटा कहते हैं। ठीक है, और इसी में एक शब्द जुड़ जाता है पूर्ण कायापटल, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि कायापटल का वह प्रकार जहां कीट 4 चरणों से गुजरता है, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क, उसको कहा जाता है पूर्ण कायापटल, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो बी वाला ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीड़ों में जुवेनाइल हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है। तो ये जो स्रावित होता है वो कार्पोरा अलाटा से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्डर अमेटाबोलस है। तो इनमें से कौन सा आर्डर अमेटाबोलस है। ध्यान रखेंगे कि ब्लास्टेमा का बनना
ठीक है। इनमें जो क्वेश्चंस है ब्लास्टेमा का बनना और इसी के संबंधित आ जाता है सिल्वर फिश, ठीक है। क्या आ जाता है? थायसानुरा सिल्वर फिश, ठीक है। इसी को कहते हैं हम अमेटाबोलस, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आर्डर अमेटा जो बोलस हैं उसको सिल्वर फिश कहा जाता है, या फिर कहा जाता है या थायसानुरा सिल्वर फिश। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कि सैलामेंडर खोए हुए अंगों को पुनः उत्पन्न कर सकता है? तो वो कौन सी प्रक्रिया है? तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को कहते हैं ब्लास्टेमा का बनना, ब्लास्टेमा फॉर्मेशन। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि सैलामेंडर में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो सैलामेंडर में जो प्रजनन होता है वो एपिमोफोर्सिस का होता है। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए, इतनी चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा में एक ऑर्गेनाइजर के रूप में कार्य करता है? तो हाइड्रा में जो ऑर्गेनाइजर के रूप में कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? उसको हाइपोस्टोम कहते हैं। क्या कहा जाता है? हाइपोस्टोम। याद रखिएगा, डी वाला ऑप्शन इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, जिसमें है कि हाइड्रा में किस प्रकार का पुनर्जनन देखा जाता है? तो हाइड्रा में दोस्तों जो पुनर्जनन देखा गया है वो देखा गया है मॉर्फोलाइसिस का। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, जिसमें पूछा गया है कि सैलामेंडर किस आर्डर से संबंधित है? तो सैलामेंडर जो संबंधित है दोस्तों वो किससे संबंधित है? वो उरोडेला से संबंधित है। किससे संबंधित है? उरोडेला से। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, जिसमें पूछा गया है कि ये टाइप्स ऑफ क्लीवेज फाउंड इन द इंसेक्ट्स इस कीड़ों में पाई जाने वाली विदलन का प्रकार इसमें कौन सा है? तो कीड़ों में जो विदलन पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? मोरोब्लास्टिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मोरोब्लास्टिक। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 98, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव प्लेसेंटा द्वारा स्त्रावित होता है? तो वो है HCG। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है? बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। स्मॉल h, C और G ये हार्मोन जो है ये मानव प्लेसेंटा द्वारा स्त्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लूरिपोटेट स्टेम सेल, ठीक है। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा प्लूरिपोटेट स्टेम सेल का उदाहरण है? तो ध्यान रखेंगे कि जो आपका इसमें एम्ब्रायोनिक सेल स्टेम सेल दिया गया है उसको प्लूरिपोटेट स्टेम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रोडिये स्टेम सेल। सी वाला ऑप्शन सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 100 आपका है कि विभेदीकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। तो विभेदीकरण की जो प्रक्रिया है उनको हम उपयुक्त सभी के माध्यम से कर सकते हैं, यानी अनुवांशिक कारक द्वारा, पर्यावरणीय कारक द्वारा, हार्मोन द्वारा। ये तीनों इसमें सम्मिलित है। डी वाला ऑप्शन इसमें आपका सही उत्तर होगा। तो आज की इस क्लास में दोस्तों हमने 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में, उन प्रश्नों को सम्मिलित किया जिसको सॉल्व कराया है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के जो भी दोस्त हैं वो सभी लोग आंसर की अपनी चेक कर लेंगे। बाकी जैसे भी आपका किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो जाए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप क्लियर PDF के साथ कर दीजिए, ताकि जल्द से जल्द आंसर की प्रोवाइड की जा सके। बाकी जो अदर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब के लिए क्लास महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन पेपर का अगर आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ओके तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।